नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। और देवभूमि के दंगल में आगे बात करें उससे पहले आपको ले चलते हैं ताजनगरी आगरा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर आप सुन रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है और आगरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने यूपी में किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं इसका जिक्र भी किया। बढ़ेंगे देवभूमि के दंगल की ओर और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे चुनौतियां हजार, कैसे होगी यात्रा इस बार। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और आज गुरुवार के दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आ चुके हैं। साथ ही साथ यात्रा शुरू होने के साथ ही सरकार के सामने चुनौतियों का भी पहाड़ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो चुकी है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं चुनौतियां हजार, कैसे होगी यात्रा इस बार। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। वहीं यात्रा शुरू होने के साथ ही सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा हो गया है। दरअसल चारधाम यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन पहाड़ों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही एवलांच की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने पहाड़ों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज़ में ना जाएँ। और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने एवलांच और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। वहीं राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले भी सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी राज्य में कोरोना के 134 मरीज मिले हैं। लगातार बढ़ रहे मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो चुकी है, जिस पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेराबंदी शुरू कर दी है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। सरकार ने 4 धामों की पूरी व्यवस्था की है। विपक्ष सिर्फ यात्रा के खिलाफ माहौल बनाने में लगा हुआ है रही है और सरकार को भी चेता रही है कि चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो पर्याप्त नहीं है और उसकी कलई भी खुल गई। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, आप देखिए कि यमुनोत्री में 3 दिन में 3 मौतें हो चुके हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण या कार्डियोलॉजिस्ट की वहां पर उपलब्धता नहीं। और पूरे यात्रा रूट पर सरकार जो स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के दावे कर रही है, उसकी पोल तब खुल जाती है कि पूरे अगर यात्रा रूट पर आप सर्वे कीजिए, वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। और ऋषिकेश में जो आउटलेट काउंटर है सरकार का, वहां पर 4-4, 5-5 घंटे तक यात्रियों को पीने का पानी तक मैसर नहीं हो चुका है। तो ये यात्रा शुरू से ही व्यवस्थाओं की शिकार हो चुकी है। उत्तराखंड के राज्य के लोगों की आर्थिकी पर निर्भर है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगा रही है, उससे वो यात्रा के खिलाफ है। यात्रा पे सारी तैयारियों की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मार्गों पर अपने जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जो पीएचसी हैं, पीसी हैं,
जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है सब में वेंटिलेटर से लेकर आईसीयू से लेकर ब्लड बैंक की ब्लड की व्यवस्था से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था से लेकर वैक्सीन सब तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और स्वचालित वाहन चल रहे हैं, एम्बुलेंस चल रही हैं। जो पैदल मार्ग हैं उन पैदल मार्गों पर भी जो वॉलंटियर के रूप में स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। जो चारधाम यात्रा का जो अभी सीजन चला है इसमें तो मतलब इतनी सारी असुविधाएं हैं कि जनता जाने से पहले तो कुछ सोचती है। हम लोग तो इसी प्रदेश से हैं लेकिन हम भी अपने बुजुर्गों को ले जाने में असमर्थ हैं। इसलिए है कि कोई भी सुविधाएं नहीं है। हमारे वरिष्ठ लोग उसमें जाते हैं लेकिन सुविधाएं इसलिए और स्वास्थ्य की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ हाइट में है तो बुजुर्गों के लिए बहुत ही दिक्कत है। हमारी सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इनको कोई भी मतलब नहीं है चारधाम में कितनी मौतें हो जाए। अभी वो पंखे से कटकर उनका इतनी बड़ी घटना कैसे होगी? वहाँ पे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी? वहाँ पे ऐसी मतलब सुविधाएं क्यों नहीं थी? ऐसी घटना कैसे हो गई? ये तो सरकार पे सीधा हमारा सीधा आरोप है कि हमेशा ये घटनाएं होती रही है लेकिन सरकार को सुध कभी भी नहीं इसकी। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा के शुरू होते ही सरकार के सामने कई चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक तरफ यात्रियों की बढ़ती संख्या तो दूसरी तरफ कोरोना और श्रद्धालुओं की बढ़ती मौत के आंकड़े ने सरकार की चिंता को बढ़ा रखा है। ऐसे में आगे सरकार कैसे चारधाम यात्रा को संचालित करेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां पर चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर तमाम चुनौतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने नजर आ रही हैं। चाहे वो मौसम विभाग का अलर्ट हो, चाहे जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है और तमाम तैयारियों को लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश शबोरी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम खत्री जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सेमवाल जी, तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और जिस तरीके से चुनौतियां देखने को मिल रही हैं चारधाम यात्रा में, हर बार विपक्ष इस पर अपनी टिप्पणी देता है, साथ ही साथ हम तमाम सरकार के दावे भी देख रहे हैं। ऐसे में शुरुआत में तीर्थ पुरोहित से करना चाहूंगी। राजेश सेमवाल जी, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार की व्यवस्था को लेकर? बद्रीनाथ के कपाट आज ही खुले हैं, ऐसे में क्या लगता है जो मौसम विभाग की भी चेतावनी है, सरकार के जो दावे हैं, उन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। चारों धामों में हालांकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किया गया है और व्यवस्थाओं को जो है चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ कमियां हैं और ये तो निरंतर जैसे यात्रा आगे चलेगी उसी प्रकार से जो है इसको जो है दृढ़ किया जाएगा। चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे यात्रियों को ठहरने आदि की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। और गंगोत्री में भी आपने देखा होगा कि हमारी जो सिर 5 मंदिर समिति है उसके द्वारा तमाम व्यवस्थाएं जो है ठीक कर ली गई है। यात्रियों को चाहे दर्शन से लेकर के हो, चाहे यात्रियों को जो है भोजन प्रसाद से लेकर के हो, चाहे यात्रियों को दर्शन से लेकर के हो। लंबी लाइन यहाँ जो है लगभग 1-1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है लोगों को उस लाइन पर व्यवस्थित करके। और आजकल तो ठंडा हो रहा है, रोज यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी भी बरसात हो रही है और बर्फ गिरने के जो है चांस बने हुए हैं। तो हेलो, हाँ जी, कंटिन्यू करिए राजेश जी। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप? उसी प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर चाहे वो शौचालय से लेकर के हो, तमाम व्यवस्था, चाहे स्नान घाट में जो है यात्रियों को नहाने के लिए जो है सारी व्यवस्थाएं जो है चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। लेकिन हमने प्रशासन से एक निवेदन भी किया है और बार बार के जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है, वाहन आते जाते हैं और बहुत लंबा जो जाम लग जाता है, हमने कहा था उन स्थानों पर जो है पीआरडी या होमगार्ड के जवान या पुलिस के जवान बिठाए जाएं और बारी से लोगों को गाड़ियों को आने जाने दिया जाए ताकि जो है लोग यात्रियों को जो है लंबे जाम में फंसना ना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा तमाम लोगों की जो यात्रा जो 2 घंटे की होती है वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे की बन जाती है। तो हमने निवेदन किया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी, और अभी मुख्यमंत्री जी गंगोत्री धाम में आए थे, हमने उनसे भी निवेदन किया कि इन स्थानों पर जो है व्यवस्था करके ताकि जो है यात्रा सुदृढ़ चल सके। वापस आऊंगी आपके पास, और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। राजेश जी, आपका विपक्षी दल से शुरुआत करते हैं,
उसके बाद सत्ता पक्ष के पास आते हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चारधाम यात्रा को लेकर, और जो चुनौतियां सरकार के सामने आ रही हैं या जो भी चीजें देखने को मिल रही हैं दिन प्रतिदिन, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसे जी, हम ये कहना चाहते थे कि हम शुरू से सरकार को चेताने का और जगाने का काम करते थे। पिछले चाहे 6 सालों की बात करूं, चाहे मैं यात्रा शुरू होने से पहले 3 महीने से हम लगातार सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे कि सरकार को जो यात्रा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड कोरोना की महामारी के बाद अब जाके खड़ा हुआ है और ये लाइफलाइन है उत्तराखंड की। इस पे प्रत्येक व्यवसाय टिका हुआ है, प्रत्येक उत्तराखंडी इस पे टिका हुआ है कि जो यात्रा, जो तीर्थाटन यहाँ पे होता है, उसके मार्फत उत्तराखंड का रोजगार भी इस पे मतलब सम्मिलित है। तो हमारा मानना था कि सरकार जो बारीकियां, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन पे जरूर ध्यान दे और सरकार कुछ ऐसे काम करे जिससे ये यात्रा सभी लोगों की यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो और एक मैसेज जाए। मतलब ये, क्योंकि विश्व स्तरीय यात्रा कहूंगा मैं, क्योंकि इसमें बाहर से, विदेशों से भी लोग आते हैं और जब लोग यहाँ से वापस जाएं तो लोगों को याद रहे कि उत्तराखंड की जो सरकार की व्यवस्थाएं थी इतनी चुस्त और दुरुस्त थी कि हम यात्रा, मतलब जो भी हमारी पारिवारिक यात्रा भगवान के दर्शन की थी, वो हम सुखद रूप से वापस अपने घर पहुंचे, गंतव्य पहुंचे। लेकिन हम लगातार जब आवाज उठा रहे थे, आपको याद होगा यशी जी, पूर्व में सरकार ने यात्रियों की संख्या सीमित कर दी थी। हमने, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक बाइट में कह रहे थे कि कांग्रेस विरोध करे, विरोध नहीं, कांग्रेस हमेशा सुझाव देने का काम करती है। कांग्रेस ने सरकार को जगाने का प्रयास किया। आप देखिए, इन्होंने यात्रा की सीमित संख्या कर दी थी कि बद्रीनाथ जी में जहां 40,000 लोग यात्रा मतलब दर्शन कर सकते थे, उसको सीमित कर दिया था 15,000 पर। ऐसी केदारनाथ जी में भी कर दिया था, गंगोत्री में भी, यमुनोत्री ने। कांग्रेस और लगातार जो अन्य विपक्षी दल हों, चाहे वहां के मतलब पंडित पुरोहित हों, चाहे व्यवसायी हों, तमाम लोगों ने जब सरकार से अनुरोध किया, सरकार को जड़ें हिलाई, तब जाके सरकार मानी कि हाँ, यात्रा जब 40,000 लोग एक दिन में यह दर्शन कर सकते हैं, तो हम मतलब जो सीमित संख्या को कम क्यों कर रहे हैं। तो सरकार उस बात को मानी, सरकार ने उस निर्णय को वापस लिया। इसी प्रकार हम लगातार सरकार को शुरू से कह रहे थे कि आप अगर, यशी जी, सबसे महत्वपूर्ण है सड़क यात्रा जो है, सड़क के मार्फत अगर आप यात्रा करेंगे और आप अगर ऋषिकेश से लेकर अगर रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, ये तो बीजेपी वाले हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, तमाम व्यवस्थाओं के तहत वहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन धरातल की स्थिति अगर मैं बताऊं, आप ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग में 42 जगह मिट्टी के ढेर पैच ऊपर से नीचे आ रखे हैं। ये सड़कों के हालात है जिसमें ये कह रहे थे कि ऑल वेदर रोड पे हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन समझ नहीं आया कहाँ खर्च किए, किस लिए खर्च किए। ये बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की सरकार के जो यहाँ पे मतलब प्रवक्ता बैठे हैं वो बताएंगे। हम चाहते थे स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो यात्रा में, क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व में भी कई कैजुअलिटी ऐसी हुई जो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। छोटी मोटी घटनाएं जो लगातार घटी है, वो सिर्फ इसलिए घटी है कि वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दुरुस्त नहीं थी। लेकिन सरकार के प्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया। उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि 33वां राज्य बन चुका है स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तराखंड, ये हालात है। और कल की में अगर आपको घटना बताऊं स्वास्थ्य की, तो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय में लोहाघाट में एक महिला को 24 घंटे तक वो तड़पती रही, प्रसव के उप जिला मतलब हॉस्पिटल में तड़पती रही, लेकिन उसके समय पर उसको इलाज न मिल पाने के कारण वो नवजात शिशु और महिला की मौत हुई है। ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र की घटना है। अगर ये कहेंगे हम स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो बीजेपी को प्रवक्ता भी बताना चाहिए कि हाँ। राजेश जी, मैं आती हूँ वापस इसके बाद, अब आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हेमा भंडारी जी। जी यशी जी, जिस तरह से सभी आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका स्वागत और अभिनंदन है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आएँ और एक सकारात्मक सोच लेकर जाएं। और बहुत अच्छा उनको यहाँ पर व्यवस्था मिले, पर वो व्यवस्था मिल नहीं पा रही है, क्योंकि हर बार की यात्रा व्यवस्थाओं की जो है भीड़ चढ़ जाती है, और इस बार भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं आज ये कहूँगी कि पोर्टल हों, चैनल हों, और वो तो आप लोग डिबेट करा देते हो तो हम लोग बोल लेते हैं, या अखबार हों, तो कोई भी इनके अगेंस्ट बोलेगा तो भाई उनके तो विज्ञापन बंद हो जाएंगे, तो कोई अगेंस्ट बोल भी नहीं सकता, हम ही लोग आवाज उठा सकते हैं। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को सभी पत्रकार बंधु जितने भी हैं उनको वो एक्सेप्ट भी करेंगे इस चीज को। भैया उन्हीं पे डंडा हो जाएगा, तो वो दिखाएंगे नहीं क्या क्या चल रहा है। अब क्या है कि आप देखिए ना, ऋषिकेश से ऊपर जो सड़कों के किनारे किनारे खुदी हुई हैं उसमें मलमा पड़ा हुआ है, तो क्या ये व्यवस्थाएं थी? इस तरह की व्यवस्थाएं थोड़ी थी। और दूसरी बात मैं एक बात कहूंगी कि इस बार की यात्रा थोड़ा सा मौसम का भी सबब है,
जो मौसम भी काफी आड़े आ रहा है और सरकार के पास चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार की तैयारियां अगर सही तरीके से होती या बैठकों के दौर इनके चले होते और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हर चीज को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से अब 4 मौतें आप ही के द्वारा पता चल रहा है कि 4 मौतें हो गई हैं, तो अगर इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं या सब कुछ ठीक है, सब ये कहते हैं कि हमारी तो सारी व्यवस्थाएं हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ना तो सड़कें ही सुधर पा हेमा रही जी, हैं। आप इस बात को कह रही हैं कि हमारे द्वारा ही आपको पता चल रहा है कि 4 मौतें हुई और उसके बाद भी आप ब्लेम भी हमें ही कर रहे हैं कि हम कुछ कह भी नहीं रहे। नहीं, ये हकीकत है। आप तो डिबेट में बिठा रहे हैं तो आपको तो बताना ही है। बिना पंजीकरण के अभी तक यात्री नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पंजीकरण जिनका नहीं है वो नहीं मतलब उनके लिए एंट्री नहीं है। और जिस तरह से एक चीज नहीं, देखिए हेमा जी मुझे बताइए जरा, पंजीकरण अगर हो रहा है, पंजीकरण के बिना एंट्री नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है? एक डिटेल्स अगर है, अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। व्यवस्थाएं ये है, तो स्टॉप हो गया ना। पंजीकरण अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब वो नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब सीमित कर दी। डिबेट में कोई भी प्रवक्ता ये कहता है कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो इसको हम नहीं मानते, क्योंकि व्यवस्थाएं जाते हुए यात्रियों को दिखती हैं और आते हुए। अभी मैंने आपकी डिबेट से पहले मैं वहां पर गए हुए यात्रियों से बात करी, काफी यात्री गए। मैंने कहा पहले मैं पता करूं कि क्या क्या वहां पर वो है। दूसरी बात की जो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना कि विकास का करेंगे चारों धाम का, तो चारों धाम वो हमारे जो है धार्मिक स्थल है, उनको किसी विकास की जरूरत नहीं है। विकास करना है तो व्यवस्थाओं का करो, वहां पर लोगों का विकास, वहां पर लोगों का, वहां पर विकास की सोचेंगे तो विनाश ही होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी यात्रा, सबसे बड़े धाम है और सबसे बड़ी यात्रा उत्तराखंड के लिए, जिसमें यहाँ का व्यवसाय भी निर्भर करता है। हेमा जी, तो सड़कों को ठीक करें, वहां पे लोग जो है उनके लिए व्यवस्था बनाएं। हेमा जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। वापस आते हैं, इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। अनुपम खत्री जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्कार यशी जी। जी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। यशी जी देखिए, चारधाम यात्रा हमारे यहाँ हमेशा से होती है जी, हमारे यहाँ हमेशा से होती आई है और ये एक सबसे बड़ा इवेंट है धार्मिक लोगों के लिए। अभी जैसे मैं पंडित जी को, आदरणीय सेमा जी को सुन रहा था, राजेश जी को, तो उन्होंने बताया कि भाई हमने नहाने धोने की, स्नान आदि की, खाने पीने की, हमारी कमेटी ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। और हमने ये मांगा है सरकार से कि भाई आप रोड पे जो ट्रैफिक होता है उसके बचाव के लिए पीआरडी के या होमगार्ड्स के जवानों को नियुक्त करवा दीजिए। तो इसी एक लाइन से पता चल जाता है कि सरकार कितनी ज्यादा संजीदा है। ये मांग तो करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए थी सड़कों पे। अगर आपको एकदम से एक्शन में आना हो, रास्ते में किसी को परेशानी हो जाए, कोई मान लीजिए मरीज है या किसी को एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अगर वहां आसपास उसके लिए लोग ही नहीं खड़े होंगे सुरक्षा के लिए, जवान नहीं होंगे, तो क्या इन्होंने तैयारी करी है? तो साफ इसी एक लाइन से दिख जाता है कि सरकार की कितनी लचर व्यवस्था है। पिछली बार इसी पे जब आपके चैनल पे डिबेट हो रही थी और ये बात उठ रही थी कि सरकार ने सीमित कर दिया है यात्रियों की संख्या को, तो सारे पैनलिस्ट इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा था कि चलिए, हो सकता है सरकार अपनी कैपेसिटी आंक रही हो और वो सीमित लोगों को बुलाए ताकि सुरक्षा सबकी बनी रहे। तो ऐसा भी कर लेना चाहिए, लेकिन सीमित बुलाएं या असीमित बुलाएं, आप सीरियस होने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, विपक्ष बदनाम कर रहा है, यात्रा के लिए दुष्प्रचार कर रहा है, तो भाई हम क्यों करेंगे? आप हमको बदनाम करके अपने आप को साफ क्यों दिखाना चाह रहे हैं? हम क्यों लोगों को डराएंगे? क्या रीजन है हम कि लोगों को डराएं कि भाई यहाँ मत आओ, यहाँ तो बहुत खतरा है? हम तो सचेत कर रहे हैं, हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप व्यवस्थाएं अच्छी बनाओ, और अगर आपको अपनी पारदर्शिता दिखानी है तो आप एक डेलीगेशन बनाइए ना विपक्षियों का और लेके चलिए साथ में। हम भी चलते हैं, लाइव दिखाएंगे पूरे रास्ते, पता चल जाएगा कि हम लोग गलत हैं कि आप लोग सही हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या घबराहट है इसमें? आप चौपर से बैठ के जाते हैं उड़ते हुए और वहां पे उतर जाते हैं। सड़क में इंसान के साथ क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं होता। आपके अधिकारी किस हिसाब से यहाँ काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, आपको मैं बताऊं यशी जी, अभी मैंने शिक्षा का मामला उठाया। बंशीधर तिवारी IAS जो शिक्षा महानिदेशक है, उन्होंने लोग हैं यहाँ पे अधिकारी,
कि वो जो आदमी आ रहा है कि भैया ये 10 बिंदु हैं, इन पे कुछ करो, उसको ब्लैक लिस्ट कर दे रहे हैं। ये भाजपा सरकार के लोग हैं, अधिकारी, जिनके दम पे ये सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ, आप चाहेंगे मैं आपको नंबर लगा के दिखाऊंगा, पीबीआई का नंबर नॉट वैलिड, और आप अपने फोन से लगाएंगे नंबर लग जाएगा। अब चारधाम यात्रा में जिस हिसाब से इन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए विज्ञापन की सरकार कहता हूं मैं इसे। भारतीय जनता पार्टी पब्लिक का सारा पैसा विज्ञापनों में खूब ओत के खर्च करती है। बड़े बड़े विज्ञापन छापती है, अच्छे स्लोगन्स निकालते हैं इनके इवेंट मैनेजर, पैसा फूकते हैं वहां पे, लेकिन धरातल इनका हमेशा सूना होता है। और ये लोग पता नहीं कब सीख लेंगे। आज वही भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए कभी ट्रोल होते थे बड़े पॉजिटिव मैसेज सोशल मीडिया में, आज इनको अपने मन की बात में कमेंट सेक्शन बंद करने पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी तक से युवा नाराज है। यहाँ पे धाकड़ धामी करके इन्होंने खूब बढ़िया प्रचार कर दिया अपने मुख्यमंत्री का। उनकी धाकड़ता भी हम लोगों ने हर मामले में देख ली, हर मामले में किसी भी एक जगह पे वो कामयाब साबित होते हुए नहीं दिख रहे। और इसके बाद भी मैं तो कहूंगा ये बेशर्मी की हद है कि फिर भी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि साहब विपक्ष इन्हें बदनाम कर रहा है। भाई क्यों करेंगे हम बदनाम? आप अच्छे काम कीजिए, हम भी जय जयकार कर लेंगे आपके साथ। मैं पहले भी कहता आया हूँ हमेशा ये बात। लेकिन आप वहां पे सुरक्षा के नाम पे अगर आपने पीआरटी के जवान तक सड़कों पे नहीं खड़े कर रखे हैं, जैसा पंडित जी खुद बता रहे हैं, वो तो गलत नहीं बताएंगे ना, वो तो कोई विपक्ष नहीं है। तो जब आपके पास सिपाही नहीं वहां खड़े करने के लिए, तो फिर आप और क्या दे रहे होंगे, क्या दे रहे होंगे? तो ये यशी जी, इस सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी को, और इन्होंने जो अपने अधिकारी नियुक्त। अनुपम जी देखिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास और इसके बाद सचिन जी आपके पास आऊंगी, आपसे इन सभी सवालों के जवाब लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं चुनौतियां हजार और कैसे होगी यात्रा इस बार। जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, सरकार के भी अपने अलग अलग दावे हैं। तो वहीं बद्रीनाथ की यात्रा भी आज से शुरू हो गई है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां और सरकार इनसे कैसे निपटेगी, ये आज हम चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सचिन जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सचिन जी, विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है ये तो आपने सुन लिया, सरकार के भी अपनी तरफ से बहुत सारे दावे हैं और उस पर चाहूंगी कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही साथ जो विपक्षी दलों के सवाल है उन पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। सचिन जी शायद इस वक्त वीडियो में मौजूद नहीं है, उनको वापस हम संपर्क करेंगे। फिलहाल राजेश जी आपका रुक कर लेती हूँ मैं। राजेश सेमवाल जी, बद्रीनाथ को लेकर जैसे कि आपने बताया कि आपने सरकार से मांग की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, फिलहाल किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको वहाँ पर नज़र आ रही है? सचिन जी वापस आ गए हैं। सचिन जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की गई है? ठीक है राजेश जी, आप कंटिन्यू करिए। यात्रा तो 22 तारीख से शुरू हो चुकी है और हालांकि सरकार के स्तर से भी प्रयास हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यात्रियों को जो रास्ते में आने जाने में जो जाम से और तमाम व्यवस्थाओं से जो है दो चार होना पड़ता है, तो हमारा प्रशासन से यही हमेशा निवेदन रहा है कि रास्ते में जो जाम और ये व्यवस्थाएं होती है, जैसे यमुनोत्री में आपने देखा होगा 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहां पर भी निवेदन रहा कि आप इस 5 किलोमीटर में ऐसी व्यवस्थाएं करें कि जो लोग ऊपर नीचे आ जा रहे हैं उनको कोई अव्यवस्था न हो। केदारनाथ में भी आप देखते हैं पैदल का रास्ता है और यात्री बहुत संख्या में आ रहा है, लगभग एक दिन में 15 से 16 हजार के करीब लोग जो है धामों में पहुंच रहे हैं। और केदार बद्री में ज्यादा स्थिति है, गंगोत्री यमुनोत्री में थोड़ा कम है, केदार बद्री में ज्यादा है। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि जो हमारी ये जो व्यवस्था है, जो ना केदारनाथ में हो चाहे बद्रीनाथ में हो, आने जाने की व्यवस्था को जो सुदृढ़ किया जाए और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पास एक बहुत अच्छा मैसेज जाए कि हम चारधाम यात्रा में गए, हमें परेशानी नहीं हुई। लेकिन लोगों को बहुत जगह पर बहुत परेशान होना पड़ता है और ऊपर से जो है बरसात का मौसम चल रहा है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। आपने देखा होगा आज केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है, यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो रही थी और गंगोत्री में भी मौसम बहुत खराब हो रहा है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और इस ठंड के मौसम में यदि लोगों को जो है जाम में और जगह जगह गाड़ियों में फंसना पड़े
तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि धामों में जो है विभागों के द्वारा, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी हो, चाहे लाइन से दर्शन करने की हो, इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लिया जाता है। किंतु जो ये रास्ते में जो आवाजाही की जो व्यवस्था होती है, इसमें कहीं न कहीं कई बार जो है कमियां रहती है और इन्हीं की वजह से जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे है। सड़क भी है, कहीं पर जो है गड्ढे हैं, कहीं से टूटी-फूटी है। इन व्यवस्थाओं को जो है ठीक है समय राजेश पर जी, जो मैं सुदृढ़ वापस आती हूँ आपके पास। सचिन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सचिन जी, सत्ता पक्ष हैं आप और आपके तमाम दावे हैं आपकी, आपके अकॉर्डिंगली व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर बहुत सारी बातें लेकर बैठा है। आज अपनी अपनी किस तरीके से जो समस्याएं हैं उनका जिक्र, जो जनता की समस्याएं हैं उनका जिक्र कर रहा है। सबसे पहले क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इन व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 5 धाम है जिसमें विश्व भर से जो है श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी आप देखेंगे कि यात्रा अभी शुरू होने पर है और लगभग 19 लाख से अधिक लोग जो अभी पंजीकृत कर चुके हैं और बहुत से श्रद्धालु, क्योंकि उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ पर श्रद्धालुगण है उनके लिए पंजीकरण की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो भी लोग जो है यात्रा करने के लिए यहाँ पर लगातार यात्रा पे चल रहे हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे सभी जो धार्मिक स्थल है वो सभी जो है दूर दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर जो है आए दिन या तो बारिश या ओलावृष्टि या वह हिमपात के कारण जो है यात्रा अवरुद्ध होती रहती है। तो सरकार के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन सरकार ने फिर भी अपने श्रद्धालुओं को जो है अच्छी और सुगम यात्रा कराने के लिए जो है व्यवस्थाएं अपनी बनाई है। हमने जो है लगभग 200 एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार की तरफ से पूरे 5 धाम यात्रा के लिए कराई गई है। हमने पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हमने करी है। हमने लगातार जो यहाँ पर हमारे केदारनाथ जो मार्ग जो हमारा पड़ता है, क्योंकि सबसे, अगर हम ये कहेंगे सबसे कठिन यात्रा अगर 5 धामों में कहे तो वो 5 धाम यात्रा में केदारनाथ जी मार्ग की यात्रा रहती है। तो वहां पर लगभग हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट की व्यवस्था सरकार ने करी है। और क्या सरकार एक और व्यवस्था करने जा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती थी वो जो मरीज ज्यादातर शुगर के, बीपी के, हृदय रोग के या अन्य गंभीर रोग के मरीज आते थे और वो यहाँ पर आके यात्रा करते थे, तो उन पर विशेष निगरानी रखने के लिए जो है सरकार की तरफ से अब की बार जो है व्यवस्था बनाई गई है और लगभग 130 डॉक्टर जो है पूरी 5 धाम यात्रा के लिए जो है सरकार ने नियुक्त किया है। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर और अब की बार एक और व्यवस्था जो है सरकार आगे बढ़ते हुए करिए कि अगर कोई गंभीर रूप से जिसको सीधा जो है हायर सेंटर मेडिकल सेंटर पे जो है रेफर करना पड़ जाए, तो उसके लिए जो है, क्योंकि यात्रा पे जो है कहीं ना कहीं जाम की व्यवस्था भी रहती है, तो सरकार ने जो है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा की भी जो है व्यवस्था शुरू की गई है। और तत्काल सचिन जी, आपने राजेश सेमवाल जी को सुना था ध्यान से? सीधा ऋषिकेश एम्स भेजने का काम सचिन जी, आपने राजेश सेमवाल जी को ध्यान से सुना था क्या? मैं आऊंगी इसके बाद राजेश जी आपके पास। राजेश सेमवाल जी को सुना था आपने? राजेश सेमवाल जी ने राजेश सेमवाल जी की बात मैंने सुनी थी। राजेश सेमवाल जी ने अपनी बात की शुरुआत इसी बात से करी थी कि सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, कुछ कमियां उनको लगती है। मैं आदरणीय राजेश सेमवाल जी, क्योंकि वहाँ के पुरोहित हैं, मैं उनको पहले तो सादर प्रणाम करता हूँ अपना। और निश्चित रूप से पुरोहित जी, जितनी चिंता आपकी है वो चिंता सरकार की भी है। अगर कोई कमी पेशी रही है तो निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव जो है सरकार तक भी पहुंचेंगे। और सरकार भी चाहती है, जहाँ तीर्थ पुरोहितगण चाहते हैं कि यहाँ पर यात्रा के श्रद्धालु लोग आए, वहाँ पे दर्शन करें, वो इसी तरह सरकार भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग यात्रा करने आए और यात्रा सुगम हो। तो निश्चित रूप से कोई भी सुझाव तीर्थ पुरोहित गणों के होंगे या हमारे विपक्ष गणों को, तो यात्रा सुगम बनाने के लिए सरकार हर सुझाव मानने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन मेरा आग्रह जरूर विपक्ष से रहेगा, क्योंकि तीर्थ पुरोहित जी ने तो अपने मन की बात कही है जो उनको लगा थोड़ी, लेकिन मेरा विपक्ष से जरूर ये आग्रह रहेगा कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप जो है बदनाम कर रहे हैं या उत्तराखंड की यात्रा पे जो प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। हम ये जरूर आपको कह रहे हैं कि यात्री श्रद्धालु जो है दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आप उसके मन में भय न उत्पन्न करें। आप सरकार को सुझाव दें, सुझाव आपके आमंत्रित है, लेकिन आप यात्रियों के मन में भय न करें। सचिन जी, क्या आपकी पंजीकरण जो व्यवस्था थी वो बंद हो गई है? मेरा आग्रह, और जहाँ तक हमारी पंजीकरण जो व्यवस्था है क्या वो बंद हो गई है सचिन जी? क्या यशी जी? पंजीकरण की जो व्यवस्था थी क्या वो बंद हो गई है? नहीं, पंजीकरण की व्यवस्था भी चल रही है, लेकिन क्योंकि जो पोर्टल है, पोर्टल पे जो है अधिक लोड बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है उसमें ओवरलोड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है पंजीकरण की व्यवस्था बंद कर दी गई है। पंजीकरण की व्यवस्था सुचारू है, वो जरूरी भी है।
उससे एक एक यात्री की निगरानी रहती है, पता रहता है कौन सा निगरानी, क्योंकि आपको याद होगा जब 2013 में जब यहाँ पे भीषण आपदा आई थी तो तमाम ऐसे श्रद्धालु थे जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं था, पता ही था कितने श्रद्धालु यहाँ से गए, कितने श्रद्धालु यहाँ पर रह गए। तो सरकार एक डाटा भी इकट्ठा करके अपने पास रखेगी और इसके लिए भी जो है पंजीकरण जरूरी है। और पंजीकरण से लाभ ये भी मिलेगा कितनी क्षमता वहां पर है, कितने यात्री को हमने एक दिन पंजीकरण। ठीक है राजेश चमोली जी, पंजीकरण की व्यवस्था आवश्यकता भी, और अगर अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। यस जी, देखिए मैं ये कहना चाहता था, देखिए जैसे अभी सचिन भाई ने भी अपनी बात रखी है, हम लोग तमाम लोग उत्तराखंड के हितैषी हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा हो बड़ी सुगम तरीके से हो और यात्रियों को व्यवस्था मिले, उसके लिए हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सचिन जी ने बातें रखी कि हमने ये व्यवस्था कर दी, वो व्यवस्था कर दी। देखिए धरातल पे सच्चाई अलग है। आपके सामने सबसे बड़ी दुर्घटना आप सड़क मार्ग की, तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सड़क मार्ग की हालत क्या कैसे है। ऐसी सेवा जी ने बोला कि वहाँ पे अव्यवस्थाएं फैली हैं सड़क के, मतलब जो ट्रैफिक कारण, लेकिन हेली सेवाएं भी सुरक्षित हैं। आपके सामने इतनी बड़ी दुर्घटना, अभी जो एक हमारे सैनी जी थे जो वित्त नियंत्रक थे, मतलब जो वहाँ पे यात्रा की जायजा लेने गए थे, उनका वो हेलीकॉप्टर की चपेट में आए। कितनी बड़ी अव्यवस्था सरकार की है, ये हम ये बार बार सरकार को प्रयास कर रहे हैं जगाने का, डराने का नहीं। डराने तो हम तो आपको सरकार को डरा रहे हैं कि भाई आप मतलब यात्रा के साथ आप जो यात्रा की व्यवस्थाएं होनी थी वो चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं की आपने कहा हमने इतने डॉक्टर दे दिए, मैंने आपको सामने एग्जांपल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में कल की घटना है, एक महिला को 24 घंटे तक प्रसव पीड़ा में तड़पती रही, उसके बाद नवजात शिशु और उसकी स्वयं की जान चलेगी। ये व्यवस्था आप करें, हमने 130 डॉक्टर दे दिए। हालत यह है कि अभी स्कूल खुले थे, एल्बेंडाजोल की दवाइयों की जगह एंटीबायोटिक की मतलब दवाइयां पहुंचा दी गई है। ये हालत स्वास्थ्य की सेवाओं की है, जो देहरादून जैसी जगह जो जहाँ पे मतलब तमाम डॉक्टर तमाम बड़े हॉस्पिटल है, वहां पे हालात ऐसे हैं कि आप मतलब स्कूलों में दवाइयां गलत भेज दे रहे हैं। तो हम तो आपको सच्चाई की बात कर रहे हैं। हम चाहते देखिए आपदा ग्रस्त प्रदेश है, आपने जोशीमठ जहाँ साक्षात भगवान बद्रीनारायण 6 महीने वास करते हैं, नरसिंह भगवान का इतना बड़ा भव्य मंदिर है, वो जमीन खिसक रही है, दरारें पड़ी है, लोग पिछले 3 महीने से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक ऐसा ठोस नीति, ठोस आश्वासन नहीं दिया गया कि हमने वहां का विस्थापन कैसे करना है। और आप कर रहे थे, हमने चारधाम की बहुत अच्छी भी तैयारी कर दी। जोशीमठ स्वयं में अपने आप में धाम है, जोशीमठ जहाँ 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी में रहते हैं, उसके बाद 6 महीने भगवान नरसिंह के रूप में वहां पे पूजा होती है। वहां पे तो आप उनकी व्यवस्था कर नहीं पा रहे, वहां पे इतनी अव्यवस्था फैली है। आपने कहा 90 दिन में हम वहाँ 90 फैब्रिकेटेड हाउस बना देंगे, एक फैब्रिकेटेड हाउस अभी तक नहीं बना। वो लोग पिछले 3-4 महीने से लगातार धरने पे है, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं पे भी मतलब जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी उनकी तरफ बिल्कुल नहीं। मैं बार बार यही हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सरकार जागे, सरकार समझे कि ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, इस पे पूरा उत्तराखंड का युवा, तमाम उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, जिसके तीर्थाटन से। सचिन जी जवाब दीजिए। राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमें चाहते हैं राज्य विकसित हो, लेकिन सच्चाई तो सामने आए। सच्चाई तो आप बोलिए कि आप कहेंगे कि हमने डॉक्टर भेज दिए, हमने 208, अरे देहरादून में एम्बुलेंस नहीं मिलती है 108 की, आप बात करें कि हमने 200 एम्बुलेंस वहां भेज दिए। आप पूरी व्यवस्था देखिए, सच्चाई मैं बार बार कह रहा हूँ, सच्चाई सामने आनी चाहिए और सरकार जागे। सरकार के दायित्व था कि यात्रा से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते, जैसे अभी अनुपम भाई ने कहा आपकी जिम्मेदारी थी, आप राज्य के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री पूछते वहां पे हमारे बद्रीनाथ के विधायक है, आज तक एक बैठक में आपने उनको न्योता नहीं दिया कि आइए बताइए क्या समस्या है जोशीमठ की, क्या अव्यवस्थाएं फैली है वहां पे, आप भगवान बद्रीनारायण के दर्शन होने, कपाट खोले हैं, क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं। आपकी तो जिम्मेदारी थी, आप सबको बुलाते, सबसे सुझाव लेते, छोटा थोड़ी होता है सुझाव लेने से। ठीक है राजेश जी रुक जाइए, सचिन जी जवाब दीजिए। देखिए राजेश जी, मैं आपकी बातों का जो है सवाल जवाब देता हूं। आपने पहली बात तो बोला कि वहां पे जो है हेलीकॉप्टर से जो है दुर्घटना हुई, तो हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुई तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं था, वो प्राइवेट कर्मचारी था। सरकार ने जिन कंपनियों को जिम्मेदारी दी है उनका जो एम्प्लॉय था वो वहां पर चेक करने गया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
हमारे डिपार्टमेंट का एक अधिकारी, पीसीएस अधिकारी उस चपेट में आ जाता है। आप कहते हैं सरकारी कर्मचारी नहीं था, आप कम से कम ऐसी बात है सचिन भाई, क्या मतलब ये क्या मतलब सरकारी कर्मचारी प्राइवेट कर्मचारी, इससे क्या फर्क पड़ता है? नुकसान तो हमारे राज्य का होगा, राज्य की संपत्ति की। वो अधिकारी नहीं, पीसीएस अधिकारी, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप तमाम पैनलिस्ट बता दीजिए, अगर वो वित्त नियंत्रक अधिकारी नहीं थे, अधिकारी पीसीएस अधिकारी नहीं था, आप बता दीजिए। आप करेंगे प्राइवेट होते क्या मरने के लिए प्राइवेट? आप ये बता दीजिए प्राइवेट क्या मरने के लिए छोड़ देंगे राज्य सरकार? किससे सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखेगी उत्तराखंड की सरकार? आप राज्य के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आप एक महिला को नहीं बचा पा रहे हैं जो 24 घंटे तड़पती थी वहाँ जिला हॉस्पिटल में, उसको ढंग से आप इलाज नहीं कर पाए, उसके कारण आपकी गलत नीतियों के कारण, आपकी अव्यवस्था के कारण एक मानव शक्ति की अपनी जान गंवानी पड़ी, एक जान गंवानी पड़ी। और आप कह रहे हैं राजेश जी आप क्या कह रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा, और सचिन जी आप क्या कह रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से बहस नहीं होगी, मेरी डिबेट में तो बिल्कुल नहीं होगी। अरे राजेश जी आपको बोलने का पूरा मौका दिया ना मैंने। अरे राजेश जी रुक जाइए प्लीज, राजेश जी और सचिन जी रुक जाइए, मुझे अपनी डिबेट का समय नहीं बर्बाद करना है। उत्तराखंड के हेमा भंडारी जी जवाब चाहेंगे नहीं तो मैं कहां से जवाब दूंगा? झूठ बोलेंगे राजेश जी एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज। राजेश जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इस बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो कर्मचारी प्राइवेट था या सरकारी? किसी की जान जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट था कि वो सरकारी था या प्राइवेट? जी मैं एक मिनट, हाँ मैं एक बात का जवाब दे दूं जी, क्योंकि बीच में बोलते तो इस बात का जवाब नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है कंपनी की तरफ से उसका वहां पे मुआयना करने के लिए गया है तो निश्चित रूप से अगर आप उसका भी ब्लेम जो है सीधा सरकार के ऊपर डालेंगे, सरकार की गलती से हुआ है तो सरकार की क्या गलती है? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने पूरा पैसा लगवा रहे हो हेली सेवाओं के थ्रू, आप सरकार पैसा कमाते हैं। भैया आपने अधिकारी भेजा नहीं जायजा पे, अपने आप से जायजा पे आप कैसी बात करते हैं सचिन भाई? आप कैसी बात कर रहे हो सचिन भाई? ये हल्की बात मत बोलिए ना, हल्की बात मत बोलिए ना। ठीक है सचिन जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। राजेश जी रुक जाइए, हेमा भंडारी जी, कोई व्यक्ति हेमा भंडारी जी रुक जाइए, सचिन जी और राजेश जी रुक जाइए, मैं वापस आऊंगी। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनिए, आप डिबेट खराब कर रहे हैं। एक बात हेमा भंडारी जी इसी जी जो अभी सचिन जी ने बातें कही है ना, वो बातें तो हम रोज ही अखबार में पढ़ रहे हैं क्योंकि खामियां थोड़ी ना आती हैं, वो तो पढ़ रहे हैं हम। जो इन्होंने बोला है यहाँ पर तो उसके लिए तो समय वो करना बेकार है। हम इनसे जो है जो चीज पूछी गई है, सबसे पहले मैं ये सरकार के जो है एक आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से उनका मैंने अभी आप पहले भी बताया है कि चार धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है कि वो पर्यटन स्थल नहीं है। चार धाम हेमा जी पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थल तो है। पर्यटक से जुड़ा जाता है क्योंकि पर्यटक जब पर्यटक आएगा पहाड़ पे तो निश्चित रूप से पहाड़ का लाभ होगा, पर्यटन का हिस्सा हो सबसे बड़ा पर्यटन। ये तो पिकनिक बनाने आए हैं, आप पर्यटन का विकास कर रहे हैं, हमारे लोग भी बना रहे हैं। पहाड़ की स्थिति आपको पता है किस प्रकार से है, आए दिन बर्फबारी रहती है, बारिश रहती है। अभी जोशीमठ में आपने देखा कि आपदा आ रखी है, तो लगातार सरकार के सामने चुनौतियां हैं, सरकार प्रयास कर रही है। मैं भी वही हूँ, आगे इसमें करिए। प्रयास किस चीज का कर रही है? क्या चीज का कर रही है? सड़कों का प्रयास जाइए ना, सड़कों पे जाके देखिए ना। आप जाके देखिए, वहां से अगर यहाँ से उठ के मैं देख चुकी हूँ, तभी बता रही हूँ, मैं देख चुकी हूँ तभी बता रही हूँ। हेमा जी हम कोठों का विकास नहीं कर रहे हैं, हम जो है अपने मकानों का विकास नहीं कर रहे। 45 करोड़ रुपए अपने मकान में लगा रहे हैं, हम सड़कों पे लगा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा रहे हैं। इसलिए आप हमारे को जो है इस बारे में ना बताएं। सरकार गामा की जायदाद कैसे बढ़ गई ये बता दीजिए, अगर अपना विकास नहीं कर रहे हैं तो। अरे भैया मेयर गामा की जायदाद कैसे बढ़ गई? चाउमीन मोमो बेच के आपने 100 करोड़ कमा दिए। अरे भैया सचिन भाई के बारे में बताएं सचिन भाई, हर 3 साल में सरकार भी अपने सर्कल रेट बढ़ाती है। अगर सर्कल रेट के माध्यम से अगर किसी की निजी संपत्ति बढ़ी है तो उसके लिए जो है
आप सचिन साहब ये बातें जनता को बताई दीजिए, हम सारे लोग इसी में शामिल हैं, हम सब जानते हैं। सचिन जी मुझे बात बताइए, ये सड़कों को लेकर जो कंप्लेंट्स हैं इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब पहले से पता था कि चार धाम यात्रा है, हम डिबेट भी कर रहे थे, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि भाई सड़कों को व्यवस्थित कर दे ताकि आने जाने वालों लोगों को इतनी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसके बावजूद भी सड़कें जो हैं वो व्यवस्थित क्यों नहीं हुई? ये गमियां खामियां कहाँ से निकल कर आ रही है? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ भाई कि जब चार धाम की यात्रा, आपको तो प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि हर साल ये यात्रा होनी है और पहले से ही आपको ये तैयारियां करना शुरू कर देना चाहिए। जब सर पर चीजें हो जाती है उसके बाद काम नहीं होता ना, पहले होता है। यकीन ऐसा नहीं है, सर पर जब काम है तब इतनी है कि तब जो है सरकार जाती है, सरकार पिछले जो है काफी महीनों से व्यवस्था में लगी। लेकिन आप देखिए आज भी केदारनाथ जी में जो है बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी को आप या हम रोक सकते हैं या विपक्ष रोक सकते हैं? अरे सड़कों का विकास की बात दीजिए सचिन जी, सड़कों की बात चल रही है, बर्फबारी की बात नहीं चल रही है, सड़कों की बात चल रही है। सड़कों में जो सड़कें देखिए, लेकिन जब लॉकडाउन कहाँ प्रभावित होता है? अरे भैया 4 महीने हो गए, जोशीमठ को तो ठीक कर देते। सचिन जोशीमठ की हालत में तो कुछ कर देते। जोशीमठ के लोग जोशीमठ में लगातार देखिए क्या व्यवस्था की है आपने, क्या व्यवस्था लगातार व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था। हाँ अनुपम जी रुक, सचिन जी रुक जाइए जरा, सचिन जी रुकिए, सचिन जी सचिन जी अरे भैया इतना सचिन जी इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। सचिन जी टेक इट इजी। सचिन जी सचिन जी सचिन जी सचिन जी आपकी वजह से और लोगों को भी डिबेट में डिस्टर्ब हो रहा है। अब तो राजेश सेमवाल जी भी कह रहे हैं एक ही व्यक्ति बोल लो। अनुपम खत्री जी देखिए जैसे मैंने जी बोला था विपक्ष को बोलिए, आपकी विपक्ष नहीं बोल रहे हैं, जब सत्ता पर बोल रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे। अरे सर सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सचिन जी बोला था थोड़ी देर पहले, सचिन जी खत्री जी अभी आप आनंद में घूम लो वादियों में, इसलिए आप आनंद लो, पानी की आवश्यकता विपक्ष को ज्यादा है। मिलेगा कभी मैदान में तो बिल्कुल। मैं एक बात ही कह रहा था अभी, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए मैं एक बात अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कह रहा था कि अगर सत्ता ये कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विपक्ष हमें बदनाम कर रहा है, तो एक डेलीगेशन बनाइए और ले चलिए और सच जो है जो करारे तमाचे की तरह हमारे मुंह पे मार दीजिए कि लो भाई ये तुम बदनाम कर रहे हो हम लोगों को, देखो हमारी चाक चौबंद व्यवस्था क्या है। सरकार ने धनाधन साथ में सारे चैनल ले चलिए, साथ में सारे चैनल ले चलिए, मेन स्ट्रीम सारी ले चलिए और सारा लाइव करवा दीजिए। हम भी बिल्कुल मुंह पे बंद करके बैठ जाएंगे ताला लगा के और बिल्कुल कहेंगे साहब हमसे गलती हो गई। जैसा अभी आपने कहा चमोली भाई से कि जाओ और देखो, तो जाओ और देखो में हमें पता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्था खराब चल रही है। लेकिन अगर आप उसको नहीं मान रहे हैं, इकरार नहीं कर रहे, इनकार कर रहे हैं, तो फिर ले चलिए एक डेलीगेशन बना के सारी पार्टीज के 2-2 लोग उठा के और दिखा दीजिए लाइव पे। हम भी दूध का दूध और पानी का पानी साफ देख लेंगे। एक के न्यूज भी हो जाएगा, आज तक हो जाएगा, जी न्यूज हो जाएगा, जितने आपके बढ़िया चैनल है सबको ले चलिए, है ना। एक पंडित जी खुद बैठ के ये कह रहे हैं कि सड़कों के गड्ढे सही नहीं हुए। भाई साहब एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी होती है, ऐसा नहीं होता कि आज मैथ्स का एग्जाम है तो सुबह बैठ के जो है 2 घंटे पहले पेपर पढ़ा जा रहा है और याद किया जा रहा है। आज एग्जाम की तैयारी करता है और एक्सक्यूज नहीं चलता है। सचिन जी बीच में नहीं, सचिन जी बात पूरी होने दीजिए, सच सुन नहीं पा रहे। एक्सक्यूज नहीं चलता है कि भाई बर्फ आ जाती है, पानी पड़ जाता है। आप कोई पहाड़ में कल नहीं आए हैं, आप यहीं की पैदाइश हैं और आपने जब अपनी सत्ता बनाई तब इन्हीं चुनौतियों का सामना करने का आपने वादा किया था और आपने उससे पहले की सरकार को लचर बताया था। जब केदारनाथ त्रासदी आई थी और विजय बहुगुणा वहां बैठे थे तो आपने उनको फेलियर बताया था और अपने ही मंच से माननीय मोदी जी ने एक स्कूटर की डिग्गी में 40 लीटर तेल कैसे आता है ये बोला था। जबकि मजे की बात यह है यशी जी कि वही विजय बहुगुणा आज इनकी पार्टी में बैठे हैं और वही 40 लीटर वाला मंत्री भी इनके यहाँ आया जिसने एक स्कूटर में 40 लीटर तेल एक बार में डाल दिया था। तो ये जो है ना, ये काल्पनिक और भ्रामिक बातों से काम नहीं चलता, यथार्थ सच्चाई से काम चलता है। अगर हम गलत हैं, हम सारे लोग गलत हैं, तो आप सारे लोगों का पैनल बना के ले चलिए। अनुपम जी मैं वापस आऊंगी, तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल जी का रुख करना चाहूंगी। सेमवाल जी यहाँ पर सचिन गुप्ता जी ने बड़े सारे दावे किए हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? सेमवाल जी के आप तो लाइट भी चली गई ऊर्जा प्रदेश में बर्फबारी हो रही,
ये तो बिजली भी जा सकती है, बर्फ पड़ने बाद। नहीं, राजेश जी बुरा नहीं बोलेंगे। राजेश जी करनी है ना। राजेश सिरवाल जी, आपने यहाँ पे सचिन जी को सुना, बहुत सारी बातें उनके द्वारा कही गई, बहुत सारे दावे किए गए, उन पर कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, सचिन जी के द्वारा एक बार कहा गया कि हमारे द्वारा जो है पूरे चारों धामों में जो है वो ना हेली सेवा की भी व्यवस्था की गई है कि अगर हेली एम्बुलेंस की, लेकिन गंगोत्री में तो आपको मालूम होना चाहिए कि 30 किलोमीटर पीछे हेलीपैड है और एक हेलीपैड स्वीकृत हुआ है और वो उसको बनने में भी बहुत समय लगेगा। यमुनोत्री में हेलीपैड की भी बड़ी समस्या है और केदारनाथ बद्रीनाथ में तो है, लेकिन अन्य जो हमारे बीच के स्थान है उन जगहों पर हेलीपैड नहीं है, तो हेली सेवा का इतना बड़ा महत्व नहीं, जितना आप बखान कर रहे हैं इतना नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो स्वास्थ्य जो आपकी सेवाएं हैं जनपद, स्पेशली डॉक्टर, यहाँ एम्बुलेंस है और अन्य स्टाफ तो है, लेकिन स्पेशली डॉक्टर नहीं है। चाहे आप गंगोत्री में देख लो, केदारनाथ बद्रीनाथ में कहीं पर भी देख लो, एम्बुलेंस 108 खड़ी है और स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, अन्य लोग तो हैं, लेकिन स्पेशली डॉक्टर नहीं है। अगर स्पेशली डॉक्टर नहीं है, ये सभी जगह प्रॉब्लम है। ये तो जनपद मुख्यालयों में प्रॉब्लम है, तो धामों में तो वैकल्पिक होता होती है 6 महीने की। बताइए सचिन जी, किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होता है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, और हमारे पास किसी भी चीज का स्पेशलिस्ट नहीं है। मुझे बताइए जरा, चाहे वो एयर एम्बुलेंस की बात हो, चाहे स्पेशली डॉक्टरों की हो, उन पर जो है जो किताब आपके जो मीटिंगों में चर्चा होती है उसको धरातल पर उतारा जाए। सचिन जी जवाब दीजिए। निश्चित रूप से मैं जो है प्रोहित जी की बात है, और प्रोहित जी को ये भी जानकारी है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे यात्रा होती है, यात्रा में जो है क्योंकि फर्स्ट एड की व्यवस्था ही जो है प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। अगर कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, किसी प्रकार की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद इसको हायर सेंटर जो है रेफर किया जाता है। और क्योंकि जो है सरकार की मंशा साफ, सरकार चाहती है कि जो है व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य डॉक्टर अभी आपने सामने डिबेट में बोला था, सामने फिर झूठ बोल रहे हैं आप। अभी हेल्थ सेवाओं के बारे में अभी प्रोहित जी ने आपको बता दिया में कुछ नहीं है, ठीक है। 130 डॉक्टर आपने हमने भेज दिए, 200 एम्बुलेंस भेज दिए, भेजी कहाँ है ये तो बता दीजिए, सच्चाई भेजी कहाँ है? 200 एम्बुलेंस, 130 डॉक्टर, हेली एम्बुलेंस। अरे भैया मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक महिला को इलाज नहीं पा रहा है, मैं फिर आपको मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक प्रसूता महिला का इलाज नहीं मिल पाया, और आप बात कर रहे हैं हमने पूरे 4 धाम में डॉक्टर 108 भेज दिए। अरे भैया सच्चाई तो बताओ, सच्चाई तो उत्तराखंड के आप बोलेंगे और 130 डॉक्टर जो मैं बात को बोले, मुद्दों पे आप गंभीर रहिए और हकीकत पिछले 4 महीने से धरने पे बैठे, आप उस बात को सच नहीं मान रहे। आप 4 महीने से धरने पे लगातार सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं कि हमारे जोशीमठ को बचाइए, लेकिन आप कह रहे थे हमने तो चकाचौंध कर लिया। कहाँ कर लिया जरा बताते दीजिए, वो लोग कौन है जो धरने बैठे हुए हैं? चलिए ठीक है, इस तरीके से देखिए झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को अपनी तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए सचिन जी, विपक्ष के जो भी सुझाव है मुझे लगता है उन्हें समझना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट में चीजें बोलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल कर आती है मुझे लगता है उस पर ध्यान देना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सरकार के सामने चारधाम यात्रा को लेकर जो चुनौतियां खड़ी हो गई। आपको बता दें कि बर्फबारी भी हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। सरकार इनसे कैसे निपटेगी ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।